This is an indie podcaster production. वे कुछ देर तक कृष्णन की ओर देखते रहे, फिर खड़े होकर बोले, आई एम सॉरी मिस्टर कृष्णन, मैं दूसरों को भी अपने जैसा बेकार समझकर तंग करता हूं. आई एम सॉरी, हो सके तो शाम को मिलूंगा. वे चले गए. कृष्णन को लगा कि इतनी रुखाई से शायद उनसे बोलना नहीं चाहिए था. आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ. चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं. नमस्कार दोस्तों. जाता हुआ साल हमें कुछ यादें देकर जाता है, कुछ अच्छी कुछ बुरी. आप कैसे संजोते हैं उन यादों को? लिखकर या बस मन के किसी कोने में? हमारे मन की कुछ बातें शायद लिखकर ज्यादा अच्छे से जाहिर होती हैं. कुछ शिकवे, कुछ शिकायतें भी शायद. ऐसे ही ताने बानों से बनी है हमारी आज की कहानी, अंतिम पत्र. ऐसे किरदार की कहानी जिसके पास खतों के जरिए बहुत कुछ है कहने को. अब खत किसे नहीं पसंद? सांता क्लॉज को खत पसंद है और हमें भी. बटन बटन कहानी सुनकर चित्रांश सिंह लिखते हैं, डीप मीनिंग सर, आपके कहानी सुनाने का तरीका बहुत निराला है. भगवान आपको सदा खुश रखे. थैंक यू चित्रांश. आप लोग भी हमें खत लिखिए और बताइए कि कहानी जानी अनजानी पर 2022 में आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई. अगले एपिसोड में मैं और देवांशी चर्चा करेंगे हमारी टॉप 10 स्टोरीज पर. तो अपने ईमेल hello@piyushagarwal.com पर जल्दी भेजें. अब वापस आज की कहानी पे लौटते हैं. अंतिम पत्र एक तमिल कहानी का हिंदी अनुवाद है जिसे लिखा है इंदिरा पार्थसारथी जी ने. पार्थसारथी जी 92 यानी 92 वर्ष के हैं और कई नॉवेल्स, प्लेज और शॉर्ट स्टोरी तमिल में लिख चुके हैं. इनके लेखों का कई भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है. ये सिर्फ अकेले ऐसे तमिल लेखक हैं जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दोनों से नवाजा गया है. इन्हें पद्मश्री और सरस्वती सम्मान से भी नवाजा गया है. इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.piyushagarwal.com पर जाएं. तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर. अंतिम पत्र, इंदिरा पार्थसारथी. ओपन लेटर अरुण गिरी बस स्टॉप पर खड़े थे. उनको हाथ पैर हिलाते देख कृष्णन को लगा कि वे अत्यंत गुस्से में किसी को मानसिक तौर से पत्र लिख रहे होंगे. उनका नाम ओपन लेटर अरुण गिरी इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर शासकीय कॉरपोरेशन काउंसलर तक सबको ओपन लेटर लिखने की आदत डाल ली थी. किसी को इसमें ऐतराज नहीं था. वे अपने सभी पत्र करीबी मित्रों को पढ़कर अवश्य सुनाते. उनका प्रश्न यह था कि संसार में होने वाले समस्त कुकर्मों, अत्याचारों तथा अन्याय को चुप रहकर क्यों सहे. न्यू जर्सी में टॉड बस्टर नामक अमेरिकी युवा वर्ग ने भारतीयों को जब परेशान करना शुरू किया था, तब उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट रेगन को पत्र लिखा. वह पत्र उनके मित्रों के बीच प्रसिद्ध हो गया. रेगन ने उस पत्र को पढ़ा या नहीं, इस बात का उसमें कोई उल्लेख नहीं है. उनको क्रोध इस बात का था कि किसी भी भारतीय पत्रिका ने उस पत्र को प्रकाशित नहीं किया था. उनको यह पक्का विश्वास था कि सभी पत्रिकाओं के संपादकों को अमेरिका से पैसे मिलते हैं. कृष्णन ने अपनी गाड़ी उनके करीब खड़ी की. उन्होंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया. हेलो मिस्टर अरुण गिरी, आपको कहां जाना है? अरुण गिरी कुछ पल उन्हें एकटक देखते रहे, फिर कृष्णन को पहचानते हुए बोले, ओह कृष्णन, आप कहां जा रहे हैं? कृष्णन ने कहा, मेरी परवाह ना करें, आप बताइए कि आपको कहां जाना है. रफी मार्ग जा रहा हूं. हिंदू के ऑफिस में एक पत्र देना है. कृष्णन झिझका कि कहीं पढ़कर सुनाने तो नहीं लगेंगे. उनके हाथ में लिफाफा था जिसमें पत्र रखकर बंद कर दिया गया था. खोलकर नहीं पढ़ा गया, इसलिए कह रहा हूं. इसमें आपने क्या लिखा है? लेटर्स टू द एडिटर लिखा है क्या? नो, हिंदू को नकल की प्रतिलिपि भेजने वाला हूं. वह चुप रहा. किसको मूल पत्र भेजने वाले हैं उसने नहीं पूछा. उन्होंने कार की खिड़की से पीक थूकी. अरे देखकर थूकिए. देख कर ही थूक रहा हूं, आपकी कार में थोड़ा भी छींटा नहीं लगेगा.
मैं अपनी कार के लिए नहीं कहा, सड़क पर चलने वाले किसी व्यक्ति पर न पड़ जाए इसलिए कह रहा हूं। इस अरुण गिरी की पीक से किसी पर दाग लगा हो ऐसा इतिहास ही नहीं है। ओरिजिनल किसे भेजने वाला हूं आपने पूछा नहीं। खैर मैं ही बताता हूं, प्रधानमंत्री को। आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? मैंने लिखा है कि पार्लियामेंट में कुत्ते रखिए। एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री, शायद ग्लैडस्टोन नाम था उनका, उन्होंने कहा था कि लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। करोल बाग में मेरे घर के पास कुत्तों के भौंकने का शोर रात भर सुनाई देता है, कान थक जाते हैं। पहले एक कुत्ता धीरे से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे कुत्तों का ओपरा शुरू हो जाता है। तभी मैंने ये पत्र लिखा है, सुनोगे? नहीं नहीं, अब बंद कर दिया है तो खोलने की जरूरत नहीं। नहीं, उसकी प्रतिलिपि है। वे बैग खोलने के लिए उद्यत हुए तो मैंने उन्हें रोका। जरूरत नहीं, आपने बता तो दिया है। ठीक है, आपकी मर्जी। निराशा की रेखाएं उनके चेहरे पर उभर आई। उन्होंने अपने बैग से एक छोटी डिबिया निकाली, उसमें से पान की गिलौरी मुंह में डाली। आपने देखा करोल बाग में कुत्ते कितना परेशान कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आप लोग डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले अमीर वर्ग के लोग हैं। करोल बाग में रहने वाले हम लोग कुत्तों की तरह जी रहे हैं, कुत्तों के कारण। इतना कहकर अपनी बात का खुद ही मजा लेते हुए जोर से हंसने लगे। अरुण गिरी पेशे से वकील थे। वे अक्सर सुप्रीम कोर्ट जाया करते थे। कृष्णन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कोई केस उसके पास आता था या नहीं। यदा कदा उनकी पत्नी ने स्वयं ही कहा था कि घर का चूल्हा उसकी अपनी कमाई से जलता है। उनके एक 15 वर्षीय बेटी थी, अभी स्कूल में पढ़ती थी, पढ़ाई में तेज थी। अपनी बेटी से उन्हें बेहद प्यार था। वे डर गए होंगे कि बेटी को कहीं सड़क का कुत्ता न काट ले। शायद इसी भय से उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भेजा। अब प्रेमा कैसी है? प्रेमा, उसको पिछले माह वहां प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आदि में फर्स्ट प्राइज मिला। क्लास में वही फर्स्ट आती है, पर उसकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है। क्या हुआ है तबीयत को? हमेशा सिर दर्द की शिकायत रहती है। आंख के डॉक्टर को दिखा दिया है, कोई खराबी नहीं है और एक तरफा सिर दर्द भी नहीं है। किसी स्पेशलिस्ट को दिखलाइए ना। स्पेशलिस्ट कहकर वे ठठाकर हंस पड़े। उनके कथन में हास्य विनोद क्या था उसे जानने के लिए कृष्णन ने कनखियों से उनकी ओर देखा। स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट केवल पैसा छीनते हैं। इन स्पेशलिस्टों के बारे में भी हेल्थ मिनिस्टर को पत्र लिखा है। ये सब फ्रॉड है, पैसा लूटने वाले लुटेरे। सिरदर्द की यूं ही उपेक्षा करना उचित नहीं है। इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में मेरे जान पहचान का डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर अग्रवाल, न्यूरोलॉजिस्ट है, आप उनसे मिल लीजिए। ये सिरदर्द दिन भर पढ़ने के कारण होता है, अपने आप ठीक हो जाएगा। गाड़ी रोकिए, मुझे यहीं उतरना है। देर लगेगी क्या? कृष्णन ने पूछा। क्यों? देर नहीं लगेगी तो आपके साथ यूएनआई में एक कप कॉफी पीना चाहूंगा। कह नहीं सकता, कभी कभार कुछ संपादकों को चिट्ठी पढ़कर सुनाने की भी जरूरत पड़ जाती है। कुछ लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो ठीक है, मैं चलता हूं। उनके बारे में सोचने पर अफसोस ही होता है। उनका क्रोध उचित ही है, लेकिन इस कठोर समाज और सरकारी संगठनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे वे समझ क्यों नहीं पाते? कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ समझते हुए भी क्रोधी विदूषण की भांति वे भी अभिनय कर रहे हैं? कृष्णन को लगा कि शायद वे कोशिश नहीं कर पाए होंगे। वे झूठ नहीं बोल सकते, अधर्म के साथ समझौता नहीं कर सकते। उस दिन शाम को कृष्णन घर गया। उसने सुबह अरुण गिरी से हुई मुलाकात का प्रसंग छेड़ दिया। बेचारे पता नहीं ऐसे क्यों हैं। उमा सुबह मुझसे कह रही थी 10 दिन पहले उन्हें 4-5 गुंडे मारने घर आ गए थे। उन्होंने दिल्ली कॉर्पोरेशन ऑफिस में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में मंत्री को पत्र लिखा था। मंत्री का भी उसमें कुछ सहयोग होगा, क्या पता उसे मारने आ गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया और बाहर निकाला। इन्हें क्या जरूरत पड़ी थी? क्रोध आना स्वाभाविक ही है। बकवास। देश में अगर सब अच्छे हो और एक आध यदि गलत काम करता हो तो उसे प्रकाश में लाना न्याय संगत होगा। यहां तो पूरा राष्ट्र, पूरा देश ही चोर है। क्या उन्हें इसका पता नहीं? अच्छी तरह पता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा के धिक्कार से बचने के लिए ऐसा करते हैं। इनकी अंतरात्मा क्यों धिक्कारती है? अनुचित कार्यों की ओर इंगित न कर पाने के कारण अंतरात्मा उन्हें धिक्कारती है। वे लेखक बनने की बजाय आज तक केवल पत्रिकाओं को पत्र ही लिखते रह गए क्यों?
अभी भी उनसे हमारे परिवार को कोई फायदा नहीं है। लेखक होते तो भी यही हाल होता। उमा ने उन्हें फोन किया था, ये तो बताना भूल ही गई। प्रेमा कमजोर होती जा रही है। मेडिकल इंस्टीट्यूट में आपके मित्र डॉक्टर अग्रवाल है ना, उन्हें दिखला दे। ललिता की बात खत्म होने से पहले ही कृष्णन बोला, अरे आज सवेरे मैंने अरुण गिरी से इस संदर्भ में बात की थी। उन्होंने मुझे कह दिया कि उन्हें स्पेशलिस्ट पर भरोसा नहीं है। उनको गोली मारो। मैंने उमा से कहा है कि वह शुक्रवार प्रेमा को लेकर यहां आ जाए। आप डॉक्टर अग्रवाल से हमारी अपॉइंटमेंट तय कर दीजिए। कृष्णन ने हंसते हुए कहा, अरे कहीं ऐसा ना हो वे मुझे कोसते हुए राष्ट्रपति को एक पत्र लिख डाले। मजाक मत उड़ाइए। आप स्वयं ही कहते हैं कि अरुण गिरी बहुत अच्छे इंसान हैं। लोग यूं ही उनकी हंसी उड़ाते हैं। आज आप भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी आवाज में संवेदना थी। कृष्णन ने कहा, आई एम सॉरी। उमा और ललिता सहपाठिनी थी। उमा ने जब केमिस्ट्री एमएससी समाप्त कर शोधार्थी के रूप में यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था तो उसी वक्त उसका विवाह हो गया था। अरुण गिरी उस वक्त किसी औद्योगिक संस्थान में लीगल एडवाइजर थे। उस कंपनी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर पाने में असमर्थ विवाह के चौथे माह ही नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। चेन्नई के कोर्ट में वकील की हैसियत से नाम रजिस्टर करा लिया। सच बोलने वाला मुवक्किल ही मेरे पास आए, ऐसी शर्त उन्होंने रखी तो उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं आया। इस बीच उमा की दिल्ली के एक स्कूल में नौकरी लग गई। उमा के साथ साथ वे भी दिल्ली आ गए। जब वे दिल्ली आए तब प्रेमा उनकी गोद में थी। ललिता और कृष्णन जब दिल्ली पहुंचे तो उमा के घर ही ठहरे थे। उसके बाद ही डिफेंस कॉलोनी में घर था। ललिता अपनी सहेली का पक्ष लेकर अरुण गिरी से जब तब लड़ती रहती। ललिता की बातें अरुण गिरी चुपचाप सुनता रहता। उमा अपने पति पर कभी कुरद नहीं होती। उनके साथ बच्चों सा व्यवहार करती। ललिता ने उसे समझाया, तुम अपने पति के साथ सख्ती बरतो, तभी उन्हें जिम्मेदारी समझ आएगी। नो, यू आर मिस्टेकन। वे अपने को कभी नहीं बदल सकते। उन्हें ऐसे ही रहने दो। घर संसार का सामना मैं कर लूंगी। लेट हिम रिमेन अनस्पॉइल्ड। उसने जवाब दिया। अरुण गिरी द्वारा लिखे गए पत्रों में से एक भी नहीं छपा। इसका उन्हें तनिक भी रंज न था। कृष्णन ने सोचा कि पत्र लिखने और उन्हें मित्रों के बीच पढ़कर सुना देने भर से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। शायद वे कुछ ऐसा ही सोचते थे। पत्रिकाओं में उनका एक भी पत्र नहीं छपा था, लेकिन 4 पृष्ठों का पत्र एडिट होकर छपा था। उन्होंने क्रुद्ध होकर उन्हें खूब कोसा और एक जबरदस्त पत्र लिखा। उसके बाद वे हमेशा एक पाठ टिप्पणी के साथ पत्र भेजते। यदि पूरा पत्र छापना हो तो छापें, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं वाली आंशिक उक्ति पर सभी पत्रिकाओं के संपादकों की नजर पड़ी होगी। अगले दिन जब कृष्णन कार्यालय में कोई जरूरी काम कर रहा था तब इंटरकॉम बजा। एक्सक्यूज मी सर, कोई सज्जन आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। कौन है? मिस्टर अरुण गिरी। अरुण जी तो आज तक उसके कार्यालय में कभी नहीं आए थे। आज कौन सा जरूरी काम आ पड़ा है? हाँ ठीक है, भेज दो। अरुण गिरी भीतर आए। बैठिए, क्या बात है? उन्होंने अपना झोला खोला और पान मुंह में डाला। उनके संयत व्यवहार से उन्हें चिढ़ होने लगी। मेरे मन में एक नया विचार कौंधा है, मैं आपसे कहने तुरंत चला आया। कैसा विचार? आज तक मैंने जितने पत्र लिखे हैं उनकी कुल संख्या 10,000 होगी, ज्यादा भी हो सकती है। इसलिए वह थोड़ा मुस्कुराए। इसलिए क्या? आगे बोलिए। उसको पुस्तक के आकार में निकाले तो कैसा रहेगा? कृष्णन चौंका। थोड़ी देर बाद बोला, पुस्तक के रूप में? जी हां, 3 खंडों में निकलेगा। यही मेरी कृति भी बन जाएगी। गांधी जी का दिया शीर्षक सत्य की खोज कैसा रहेगा? 3 खंडों का मतलब कितने पृष्ठ, कितनी प्रतियां, खर्चे के बारे में सोचा है? उसके बारे में नहीं सोचा। जैसे ही सूझा वैसे ही आपके पास चला आया। प्रेमा कैसी है? उमा ने कहा था कि उसे साथ लेकर आएगी। शुक्रवार डॉक्टर अग्रवाल के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने वाला हूं। मैं केवल अपने बारे में सोचता रहा और बच्ची की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया। बताइए, मेरी बच्ची को क्या हुआ है? उमा बहुत प्रैक्टिकल है। अगर वह डॉक्टर को दिखाना चाहती है तो जरूर कोई सीरियस बात होगी। अरुण गिरी ने चिंतित स्वर में कहा। लुक हियर मिस्टर अरुण गिरी, आप मुझसे कोई खास बात कहने आए थे। वह भी कोई बात तो थी नहीं, एक क्रेजी आइडिया था बस। अब टॉपिक बदल गया है। आपकी बेटी की तबीयत, नथिंग इज रॉन्ग विथ हर। इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम करने हैं। फिर मिले तो कैसा रहे?
शाम को घर आइए, फिर चर्चा करेंगे। कृष्णन को लगा कि उसने रुखाई से ही बातें की थी। वे कुछ देर तक कृष्णन की ओर देखते रहे, फिर खड़े होकर बोले, आई एम सॉरी मिस्टर कृष्णन, मैं दूसरों को भी अपने जैसा बेकार समझकर तंग करता हूं। आई एम सॉरी, हो सके तो शाम को मिलूंगा। वे चले गए। कृष्णन को लगा कि इतनी रुखाई से शायद उनसे बोलना नहीं चाहिए था, परंतु उसे अपने काम की व्यस्तता के चलते बोलना पड़ा। दोपहर 3 बजे उसने अपने कनिष्ठ अधिकारियों को अपने कक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बुलाया था। जैसे ही लोग भीतर आए, इंटरकॉम बज उठा। लुक हियर करुणा, जो भी है कह दो, बाद में बात करूंगा। आपकी बीवी है सर। ओके, टेल हर। उसने फोन काट दिया। 1 घंटे तक मीटिंग हुई। सबके चले जाने के उपरांत वह कुर्सी पर आराम से बैठ गया। वह बहुत ज्यादा थक गया था। उसे याद आया कि ललिता ने उसे फोन किया था। घर फोन लगाया, घंटी बजती रही। फोन रखकर सोचने लगा, कहां गई होगी, फोन क्यों किया होगा। दोबारा फोन लगाया, कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब हुआ कि वह घर पर नहीं है। कहां गई होगी, बताने के लिए ही शायद फोन किया हो। उसी समय अरुणा भीतर आई। मिसेस कृष्णन ने आपको सफदरजंग अस्पताल में आने को कहा है। कृष्णन चौंका, क्यों? उन्होंने सूचना देने को कहा है कि प्रेमा को अस्पताल में एडमिट किया है। कृष्णन उठ खड़ा हुआ। शुक्रवार में अभी 2 दिन बाकी है। इस लड़की को इस बीच क्या हो गया है? हु इज प्रेमा सर? अरुणा ने पूछा। माई फ्रेंड्स डॉटर। जब वह कमरे से बाहर निकला तो फोन की घंटी बजी। अरुणा ने जल्दी से फोन का चोगा उठाया। सर, आपका? यस कृष्णन। क्या? प्रेमा मर गई? माय गॉड, तुम क्या कह रही हो? ओके, आई एम कमिंग। जब तक वह सफदरजंग अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में पहुंचा, तब तक 1 घंटा हो चुका था। रास्ते भर में ट्रैफिक जाम। इंटेंसिव केयर यूनिट में कोई नहीं था। अस्पताल के निचले बरामदे में एक कमरे में ललिता, उमा, अरुणगिरी सभी मौजूद थे। उनके सामने स्ट्रेचर पर प्रेमा का निर्जीव शरीर था। कृष्णन ने पूछा, यह क्या है? बास्टर्ड्स! उमा कुपित हो बोली। कृष्णन आश्चर्यचकित रह गया। उसने उसे इतना क्रोध होते हुए कभी नहीं देखा था। What happened? प्रेमा स्कूल में ही बेहोश हो गई थी। स्कूल के डॉक्टर ने उमा को फोन किया और उसे यहां ले आए। यहां लाकर उसे इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया, पर कुछ नहीं किया, बस वैसे ही पड़ा रहने दिया। जब उमा और अरुणगिरी ने वहां जाकर पूछताछ की तो पता चला कि उमा का इमरजेंसी ऑपरेशन करने जो डॉक्टर आया था, उसे पार्लियामेंट से बुलावा आ गया। वहां एक मंत्री के दिल में दर्द सा उठा। डॉक्टर प्रेमा को वैसा ही छोड़ पार्लियामेंट की ओर दौड़ा। कोई दूसरा डॉक्टर भी नहीं आया। शेयर नेग्लिजेंस के कारण लड़की मर गई। उस समय वहां मौजूद डॉक्टर ने कहा, यह हमारी नेग्लिजेंस नहीं है। कॉज़निटल कॉरोनरी प्रॉब्लम के होते आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यह आपकी गलती है। कृष्णन ने कहा, इमरजेंसी ऑपरेशन करने आए डॉक्टर का मंत्री को देखने पार्लियामेंट में जाना क्या गुनाह नहीं है? जब रोगी यहां लाया गया था वह मृत था, डॉक्टर ने बताया। यह सरासर झूठ है। स्कूल के डॉक्टर ने कहा था कि वह जब अस्पताल लाई गई तब जीवित थी। डॉक्टर इमरजेंसी ऑपरेशन करने आया था, फोन आया तो तुरंत चला गया। अरुणगिरी बुद्ध बना खड़ा था। कृष्णन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वे बुदबुदाए, मैं प्रधानमंत्री को और पत्रिकाओं को अंतिम पत्र लिखूंगा। उमा ने उन्हें ऐसे देखा जैसे निरीह बालक को देख रही हो। क्या अरुणगिरी अपनी भावनाओं को उस अंतिम पत्र में लिख पाएंगे? क्या चल रहा होगा अरुणगिरी के मन में इस समय? हमें ईमेल करके बताएं hello@piyushagarwal.com पर। आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं। साथ ही एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर हमें रिव्यू और रेटिंग देना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ। कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाएं piyushagarwal.com पर और सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। ये पॉडकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है।
तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।